नमस्कार, आपका स्वागत है टीएस के पाठशाला में फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। आज हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने लेक्चर 1 देखा हुआ है, उसी का लेक्चर 2 देखेंगे आज। तो बीच में हम लोगों का क्लास कुछ देने के लिए एब्सेंट था, तो कुछ पर्सनल रीजन के कारण से मैं खुद ही एब्सेंट था, इसलिए हम लोगों का क्लास भी एब्सेंट था। लेकिन अब से आपकी क्लासेज रेगुलर चलेंगी, जो आप क्लास रेगुलर कर सकते हो। तो रेगुलर शाम में आपकी क्लासेज अपलोड होते रहेंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट बिना किए हुए चलते अपने सिलेबस की तरफ। तो हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली थी पहले लेक्चर में। प्रकाश की क्या है, प्रकाश की का 2 पार्ट, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जाकर के देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के दोनों नियम पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण पद भी पढ़ा था। अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो दिख रहा है हम लोगों को प्रतिबिंब। इमेज क्या है, प्रतिबिंब। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये फिजिक्स में हम लोगों का जो सिलेबस है अभी के समय में, वो इमेज क्या बता रहा है, हम लोग का जो अभी का डेफिनेशन है 12th क्लास में। एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी बिंदु वस्तु, ये बिंदु वस्तु है, से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ये दोनों पॉइंट ले सकते हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद बोल रहा है, जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ भी 2 पॉइंट कवर कर रहा है, जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। यदि ये समझ में आ गया तो खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। यदि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग फिर से समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण। हम लोग जब फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वस्तु को हमेशा छोटा मान कर रखते हैं, बिंदु मान कर रखते हैं। इसी पर हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए किसी भी वस्तु को बिंदु साइज का मान लेते हैं। इसीलिए वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु वस्तु। तो मान लेते हैं कि हमारा एक वस्तु है ए बी मान लेते हैं एक वस्तु है ए बी, एक वस्तु हम लोगों ने मान लिया। तो अब इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण मान लेते हैं क्या, इस प्रकार से। ये एक समतल दर्पण हम लोगों ने यहां रख दिया। प्रतिबिंब को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रकार से समतल दर्पण है, हम लोगों ने रख दिया। अब इससे ए बी वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, मान लेते हैं कि इधर से गया, समांतर गया और सीधा जाएगा, तो ये वापस सीधा ही लौट जाएगा ना। इसको दूसरे कलर से दिखा लेते हैं, ये वापस लौट गया। और दूसरा क्या क्या, ये इधर से गया और जितना डिग्री से आया उतना डिग्री से वापस आएगा, उतना डिग्री से ही वापस आ गया। अब उन दोनों किरणों को हम लोग यदि पीछे बढ़ाए, ये ग्रीन वाला जो दोनों, ये एक इधर आया, इसको भी हम लोग पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे बढ़ाए। और ये जो ग्रीन वाला इधर आ रहा है, इसको भी यदि हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें, ये दोनों, एक ये वाली और ये वाली, दोनों के दोनों यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं फिजिक्स के भाषा में कि इस ए बी वस्तु का यहीं पे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर घटना हुआ क्या है, ये पूरा कहानी को समझ लो तो आपको डेफिनेशन याद रह जाएगा। डेफिनेशन डायरेक्ट रट्टा मारना शुरू कीजिएगा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन यदि स्टोरी बना करके समझ जाइए तो डेफिनेशन कभी नहीं भूलिएगा। तो इसमें कहानी ये है कि एक वस्तु लिया हम लोगों ने, एक वस्तु ए बी लिया, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से क्या हुआ, परावर्तित हुआ। ठीक है ना। पहला स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पूरी कहानी को समझिए। हम लोगों ने सबसे पहले एक वस्तु को लिया और वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या हुआ, परावर्तित हुआ। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हुआ और परावर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। परावर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये 3-4 कहानी का हिस्सा है। यानी कि एक वस्तु लिए जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन हुई, परावर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
ये कहानी यदि आप पकड़ में आ रहा है कि किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को तो प्रतिबिंब कहते हैं, इस कहानी के हिसाब से। और डिफिनेशन में भी यही है, बस एक दो केस हम लोग और ले लेंगे। यानी कि यदि ये परावर्तन वाला कंडीशन है तो इसी प्रकार से अपवर्तन भी तो हो सकता है, यानी कि परावर्तित या अपवर्तित भी हो सकता है, यहाँ पर अपवर्तन भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ देंगे, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन भी हो सकता है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अब कभी कभी आती हुई प्रतीत नहीं होती है, वास्तव में भी कट जाती है। कैसे, तो देखते हैं जल्दी से। यदि एक अवतल दर्पण हम लोग ले लेते हैं, मान लेते ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, यहाँ पर वस्तु है ए बी, पहला किरण इधर गया समांतर है तो फोकस होकर निकलेगा, दूसरा फोकस से होकर के गया तो समांतर होकर के निकलेगा। अब ये दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों यहाँ पर वास्तव में कट रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर भी कहानी सेम सेम है, समझने की कोशिश कीजिए। वस्तु है हमारा ये ए बी, ये ए बी वस्तु है। ए बी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में कट रही है, और जिस बिंदु पर वास्तव में कट रही है वही तो प्रतिबिंब बनाता है। पूरी कहानी क्या है समझ सकते हैं ना। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल या दोनों को दोनों परावर्तन का ही एग्जांपल है, लेकिन अपवर्तन में भी ऐसा हो सकता है। अब पूरा कहानी को एक तरफ से शुरू से समझते हैं कि किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, सबसे पहला स्टेप हम लोग का यही है ना, एक वस्तु है, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण दो घटना कम से कम हो सकती है, परावर्तन या अपवर्तन। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस एक बिंदु पर दो चीज होगी यहाँ भी, अब या तो वास्तव में कटेगी या फिर कटती हुई प्रतीत होगी। इसी को क्या बोलते हैं, आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। कहानी का स्टेप समझ में आ गया। किसी वस्तु, सबसे पहले वस्तु लेते हैं, फिर उससे प्रकाश की किरण निकलती है, फिर वो प्रकाश की किरण परावर्तित या अपवर्तित होती है, फिर वो परावर्तित या अपवर्तित किरण भी दो चीजें होती है, या तो वास्तव में किसी बिंदु पर कट जाती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब डेफिनेशन को एक साथ बोलिए एक लाइन में, कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन होगा तभी तो, किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अथवा जिस बिंदु पर कटती है उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। अब डेफिनेशन अब शायद समझ में आ जाएगी। किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु है उससे निकल रही है प्रकाश की किरण, अब क्या होगा, परावर्तन या अपवर्तन। देखिए परावर्तन या अपवर्तन के बाद, और जैसे ही परावर्तन या अपवर्तन हो गया तो अब क्या होगा, किसी बिंदु पर जाकर के या तो कटेगी या फिर कटती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है ना। कटती है जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यही दोनों चीज होती है ना, उसी बिंदु को उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। अब डिफिनेशन याद रह जाएगा, किसी भी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब अब हमारा दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। इन दोनों के डिफिनेशन में तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। यदि हम लोगों ने अभी देखा था प्रतिबिंब का परिभाषा, प्रतिबिंब में एक लंबा सा कहानी था, उसी को दो भाग में तोड़ दीजिए, आधा भाग वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, आधा भाग काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कहानी क्या था प्रतिबिंब का। एक वस्तु लिए थे, बिंदु वस्तु, उससे प्रकाश की किरण निकल रही थी, वो प्रकाश की किरण या तो परावर्तित होती थी या तो अपवर्तित होती थी, और परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर दो चीज होती थी फिर से, या तो वास्तव में कटती थी या फिर कटती हुई प्रतीत होती थी, तो इसी चीज को प्रतिबिंब कहते थे। अब उसी कहानी को हम लोग दो भाग में तोड़ देंगे। ये हमारा स्टोरी था, इसको हम लोग फिर से वापस एक बार दोहराते हैं। दो चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग दो चीजों को यहाँ पर परिभाषित करेंगे, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी हम लोग इन दोनों चीजों को देखने वाले हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वापस से प्रतिबिंब की तरफ चलते हैं। प्रतिबिंब में था क्या कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली, सबसे पहले हम लोग बिंदु लेते थे, बिंदु वस्तु, किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, यही लिखे थे ना, निकलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें या फिर किरणें हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, कहानी का एक एक स्टेप आपको समझ करके याद रखना है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद फिर प्रतिबिंब क्या था कि जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो दो चीज है, दो चीज क्या कटती है वास्तव में या कटती हुई प्रतीत होता है, इसी दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो हम लोग का यह चौथा पॉइंट क्या होगा, वास्तव में कटती है, वास्तव में कटती है, वास्तव में कटती हैं। तो इसे ही हम लोग कह देंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें छोड़ा क्या हम लोगों ने, प्रतिबिंब में बोलते थे कि वास्तव में कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, तो कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है दोनों ले लेते थे, तब बनता था प्रतिबिंब। यदि सिर्फ वास्तव में कटती है लेंगे तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 1 तो इसका सेम टू सेम होगा, और पॉइंट नंबर 2 भी सेम टू सेम होगा, और पॉइंट नंबर 3 भी सेम टू सेम होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 4 जो है ये अलग होगा सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब में भी हम लोग यही डिफिनेशन बनाएंगे कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, बिंदु लिए उससे निकल रही है प्रकाश की किरण, परावर्तन या अपवर्तन इसमें भी होगा। लेकिन परावर्तन या अपवर्तन के बाद वाली चीज जो है उसमें दो चीजें होती थी हम लोगों के साथ, ये प्रकाश की किरण के साथ, या तो वास्तव में कटती थी या कटती हुई प्रतीत होती है। और वास्तव में कटने वाली चीज तो इसके हिस्से में आया, तो बच गया इसके हिस्सा में क्या, कटती हुई प्रतीत होती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों का डेफिनेशन इस कहानी के माध्यम से बनाइए। ये कहानी यदि आप समझ लेते हो तो डेफिनेशन याद रह जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा आपसे प्रोमिस है, वादा है। तो इस कहानी को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो इस प्रकार का पॉइंट को। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग याद कर रहे हैं। वापस से कहानी को दोहराते हैं। किसी बिंदु वस्तु लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन होती है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है तो उसे प्रकाश की किरण तो निकलेगी ही। और एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं कि जब कट रही है, वैसे भी कॉमन सेंस की बात आप लोग खुद भी समझ जाओगे कि जब भी कट रही है तो एक अकेला किरण तो कटेगी नहीं आपस में। तो कटने के लिए कम से कम तो या तो 2 होना चाहिए या फिर 2 से अधिक भी होना चाहिए। तो ये भी जोड़ देना थोड़ा सा। तो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु वस्तु से, ये इसी का पॉइंट है, बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब आसानी से समझ में आएगा। लेकिन इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये काम आएंगी। ये शॉर्टकट में डेफिनेशन कहानी के थ्रू याद रखने में मदद करेगी। इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो जल्दी से। अब वापस हम लोग अपने डेफिनेशन पर आते हैं। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को। अब देखिए क्या मजा आएगा डेफिनेशन पढ़ने में। लिखा है किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यही तो हम लोग कहानी समझ रहे थे। एक बिंदु वस्तु लिए उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण होगी, फिर वो परावर्तन होगी या अपवर्तन होगी। किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, लेकिन एक पॉइंट था इसमें, जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है ना। और उसी तरह से जो आती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें। अब क्या होगी, बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है तो दो ही चीज होगी ना, या तो परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो गई तो क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब ना। उसे ही उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो डेफिनेशन अब आपको याद हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यदि क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं मिटा देता हूं।
थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट करने में थोड़ा सुंदर सा डायग्राम दिखे, साफ साफ। थोड़ा सा समझने में टाइम लो, लेकिन अच्छे से समझ लो ताकि आपको दोबारा इस चीज को देखने की समझने की कभी जरूरत नहीं पड़े। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा अगला टॉपिक दिख रहा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखते हैं क्या है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, हम लोगों ने दर्पण पढ़ा हुआ। दर्पण क्या था? दर्पण एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें दो भाग होता है। एक प्रकार का पदार्थ जिसमें दो भाग, ठीक। एक भाग क्या होता था? समतल होता था, चमकीला होता था, और दूसरा भाग क्या होता था? कलई किया गया होता था, सिल्वर्ड किया गया होता था, रजतित किया गया होता था। तो यही पदार्थ था दर्पण। लेकिन दर्पण में अब एक नया चीज जोड़ दिया इन्होंने, गोलीय दर्पण। तो कोई बात नहीं, नाम से ही डेफिनेशन पता चल रहा है। वैसे इसका कॉमन सेंस से हम लोग डेफिनेशन बनाए तो गोलीय दर्पण यानी कि गोला दर्पण, वैसा दर्पण जो गोलाकार हो। क्लियर है ना डेफिनेशन? ये भी डेफिनेशन हम लोग बना सकते हो, वैसा डेफिनेशन जो डेफिनेशन नहीं, वैसा दर्पण जो गोलाकार हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बोल सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे क्या इंटर के हम लोग आ गए 12th में ना। लिखा क्या हुआ है डेफिनेशन? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। हम लोग बना लेते हैं खोखला गोला इस प्रकार से। ये खोखला गोला है, गोला है, ये वृत्त नहीं है। वृत्त और गोला में अंतर होता है। गोला मान के चलिएगा, फुटबॉल टाइप का। और उसको यदि हम लोग काट दें बीचों बीच, यदि उसको हम लोग आधा काट के हटा दें तो जिस प्रकार की आकृति बनेगा आप दिमाग में कल्पना कीजिएगा। कोई फुटबॉल टाइप का आकृति है, फुटबॉल बॉल कोई भी चीज, उसको आधा काट के हटा लीजिए, फिर जो इस टाइप का कटोरा टाइप का आकृति बनेगा उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। क्लियर है डेफिनेशन? दिमाग में आप कल्पना कीजिए ना, कोई भी फुटबॉल ही ले लीजिए। अच्छा, फुटबॉल को काटेंगे तो उसमें से हवा निकल जाएगी, मान लीजिए उसका हवा नहीं निकले तो कोई भी गोलाकार चीज है इस प्रकार का, इसको यदि हम लोग बीचों बीच काट देते हैं तो कटोरा टाइप के इस प्रकार का जो चीज बचेगी उसी को दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डेफिनेशन याद रखने के लिए आपको बस एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि खोखले गोला। खोखला गोला लेते हैं हम लोग, एक खोखला गोला लेते हैं, उसको क्या करते हैं? भाग काट देते हैं, यानी कि एक भाग, खोखला गोला का एक भाग। तो गोलीय दर्पण क्या है? खोखला गोला का एक भाग। गोलीय दर्पण क्या है? खोखले गोले का एक भाग। याद रह जाएगा, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, खोखले गोले के एक भाग को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन याद रहेगा कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन याद रह जाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण बता रहा है कि दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं क्या क्या दो प्रकार। डेफिनेशन देखने से पहले वापस से डायग्राम देखते हैं। गोलीय दर्पण बोल रहा है कि दो प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं कैसे ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसको हम लोगों ने क्या किया? किसी खोखले गोले का एक भाग ले लिया, इधर फिर से हम लोग एक खोखला गोला बना लिए और इसको वापस से हम लोग आधा काट देते हैं। दो दर्पण ले लिए क्योंकि दो प्रकार समझना हम लोगों को। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, दोनों प्रकार को भी बड़े आराम से समझ लेंगे। तो हम लोगों को पता है कि दर्पण में होता क्या? एक भाग चमकीला समतल होता था, चिकना हुआ करता था। समतल दर्पण तब तो समतल नहीं तो चिकना हुआ करता था, लेकिन चमकीला हुआ करता था। क्लियर है ना? अभी गोलीय दर्पण है तो गोलाकार होगा। तो लेकिन एक भाग को हम लोग क्या कर देते थे? रजतित कर देते थे, कलई कर देते थे, सिल्वर्ड कर देते थे, और दूसरा भाग चिकना हुआ करता था। तो अभी ये दर्पण है तो इसका भी दोनों चीज उसी प्रकार से होगा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से इसका अंदर वाला भाग कलई कर देते हैं, रजतित कर देते हैं, और इसका बाहर वाला भाग, ये धंसा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट, या फिर इसको धंसा हुआ भी बोल सकते हैं। इसका धंसा हुआ वाला पार्ट को हम लोग कलई कर दिया और इसके उभरा हुआ पार्ट को हम लोग कलई कर देते हैं। इसके उभरे हुए पार्ट को हम लोग कलई कर देते हैं। तो दर्पण है, दर्पण में तो एक भाग कलई किया हुआ होता है, दूसरा भाग चिकना चमकीला होता है। तो हम लोगों ने इसका धंसा हुआ भाग को कलई कर दिया, धंसा हुआ भाग को कलई कर दिया, और इसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया।
उभरा हुआ भाग। तो ये अलग अलग दो प्रकार का दर्पण बन गया, दो प्रकार का गोलीय दर्पण, जिसमें से इसको कहेंगे अवतल दर्पण, जिसमें से इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब फाइनल डेफिनेशन समझिए, हम लोगों ने क्या किया, गोलीय दर्पण को एक में बाहर से कलेक्ट कर दिया, एक में अंदर से कलेक्ट कर दिया, या फिर एक के उभरे भाग को कलेक्ट कर दिया, ये फिर एक के धंसे हुए भाग को कलेक्ट कर दिया गया। तो याद कैसे रखेंगे कि कौन उत्तल है कौन अवतल है? तो याद रखने के लिए इतना काफी है कि याद रखिएगा कि एक भाग कलेक्ट कर दिया गया है तो दूसरा भाग क्या होगा, परावर्तक सतह बन जाएगा। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ये वाला पार्ट धंसा हुआ दिख रहा है ना, ये परावर्तक सतह है, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ये क्या है, अभी धंसा हुआ है, अवतल दर्पण कहलाता है। या फिर एक और डेफिनेशन बनाइए, वैसा गोलीय दर्पण, पहले अवतल का हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या होगा, उभरा हुआ भाग क्या है, कलई किया गया हुआ है, और ये धंसा हुआ भाग क्या है, परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग है, परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दो प्रकार से बोल सकते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, या फिर दूसरे प्रकार से कैसे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका ये कली किया गया भाग क्या हो, उभरा हुआ हो, या फिर उभरा हुआ भाग को हम लोग कली कर देते हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम इसका डेफिनेशन बनाइए, इसका धंसा हुआ भाग को हम लोगों ने क्या किया, कलई कर दिया है, धंसा हुआ भाग को कलई कर दिया। और यदि धंसा हुआ भाग कलई किया गया हुआ है तो ये परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह कैसा है, अभी ये परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह अभी है उभरा हुआ, परावर्तक सतह उभरा हुआ है। इस प्रकार डायग्राम को देख करके आप दोनों डेफिनेशन बना सकते हो। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन बनाए हम लोग, बनाते हैं, वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या होगा, कलेक्ट किया गया होगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलेक्ट किया गया होगा, या फिर दूसरे प्रकार से बोले तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा। तो दोनों डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। अब हम लोग डायग्राम को, डेफिनेशन को देखते हैं, दोनों डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, फिर से डेफिनेशन को देखते हैं। अवतल दर्पण लिखा हुआ है, कनकेव मिरर, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा उभरा हुआ भाग क्या होगा, रजतित सिल्वर्ड हो, अवतल दर्पण कहलाता है। कितना आसान डेफिनेशन था, हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, अवतल दर्पण के डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, ये था अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा और उभरा हुआ भाग कलेक्ट किया गया होगा। डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम को नोट कर लेना है, तभी वो डेफिनेशन लिखा हुआ वाला पार्ट समझ में आएगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ तथा उभरा हुआ भाग कलेक्ट किया गया हो, इसके जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है क्या, उत्तल दर्पण। देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा धंसा हुआ भाग क्या होगा, रजतित, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ से डायग्राम हम लोगों को दिख रहा है साफ साफ, दोनों डायग्राम को स्क्रीनशॉट कर लेना है और वापस इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, जिसमें कि ये वाला भाग रजतित किया गया है और इसे प्रकाश की किरण परावर्तित हो रहा है, यानी कि ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है। और ये उत्तल दर्पण है, ये अंदर वाला भाग कलेक्ट किया गया और बाहर से परावर्तित हो रहा है, यानी कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। यही डेफिनेशन होता है ना, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण। तो वही दिखाया हुआ है और रियल डायग्राम भी दिखाया हुआ है। ये अवतल दर्पण का है, ये उत्तल दर्पण का है। यदि आपको देखना हो उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण तो जल्दी से दिख जाएगा आपको, गाड़ी के साइड मिरर में ऐसे उभरा हुआ होगा, उसका आईना जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में, दर्पण वो थोड़ा उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ। और ये ना डेफिनेशन है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और यदि अवतल दर्पण देखना हो तो आप सैलून में दिख जाएगा, कभी बड़े बड़े सैलून में रहते हैं, बड़े बड़े सैलून में रहता है इस प्रकार का दर्पण, जो कि धंसा हुआ होता है, शीशा वाला जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हो, थोड़ा सा धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ। तो ये दोनों डायग्राम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण पद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं, क्या है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा हम लोग का। गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण पद, पहला है ध्रुव, पहला दिया हुआ है ध्रुव। पोल क्या है, डायग्राम से देखते हैं।
रे ऑप्टिक्स है, इसमें सारा खेल डायग्राम का होता है। यदि डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। हम लोग एक दर्पण बना लेते हैं, ये दर्पण है ना गोलीय दर्पण का, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, यानी कि ये गोलीय दर्पण है। यदि हम लोग इसको उभरे हुए भाग को रचित कर दे तो बन जाएगा कैसा, अवतल। धसा हुआ भाग को रचित कर दे तो उत्तल दर्पण। तो फिलहाल हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं, यानी कि बाहर से कलई कर देते हैं, उभरा हुआ भाग को रचित कर देते हैं, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। एक और दर्पण बना लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए, ये उत्तल दर्पण भी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। हम लोगों ने यहाँ एक उत्तल दर्पण भी बना ही लिया। तो अब ये जो दर्पण हम लोगों को दिख रहा है, इसका यदि सबसे बीच का, इसका बिल्कुल बीच का एक पॉइंट ले ले, इसके भी बीच का बिल्कुल बीच का एक पॉइंट ले ले, तो ये जो पॉइंट है इसी को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। कुछ पल्ले पर यही डिफिनेशन है, बस इतना सा समझो आप कि गोलीय दर्पण जो है अभी, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। यदि ये बात आपको पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप डिफिनेशन भी बता दोगे। यानी कि गोलीय दर्पण के, ये दर्पण है ना, इसका सबसे बीच वाला जो बिंदु होगा, बिल्कुल मध्य का जो बिंदु होगा, ये गोलीय दर्पण है, इसके जस्ट बीच वाला जो बिंदु है इसी को ध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कहा गया, हाँ, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, अच्छा हाँ, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, वो उस प्रकार का जो था परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है, इसे पी से सूचित करते हैं। अब समझ में आया होगा शायद। गोलीय दर्पण का ये है परावर्तक सतह, ये गोलीय दर्पण का क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह। इसका जो सबसे बीच का बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, उसी को तो हम लोग ध्रुव कहते हैं, और इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, इसका जो सबसे बीच वाला बिंदु, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि पी कहते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगला डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 2 में है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं, डायग्राम से ही समझते हैं। यदि ये गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों को पता है कि ये किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी कि ये किसी न किसी गोला का एक भाग है। इसको यदि हम लोग बढ़ाएं तो इस प्रकार का कोई गोला रहा होगा। अरे तिरछा हो रहा है। लगभग मान लीजिए एक प्रकार का गोला रहा होगा, इसी प्रकार का गोला रहा होगा ना, और ये भी इस प्रकार का एक गोला रहा होगा, ये भी इस प्रकार का एक गोला रहा होगा, दोनों ना एक एक गोला रहा होगा। तो यदि गोला है तो गोला का कुछ ना कुछ केंद्र भी होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर गोला का केंद्र होगा पहले से, और ये भी गोला होगा तो इसका भी केंद्र होगा कहीं ना कहीं बीच में। तो अब ये जो गोला का केंद्र है इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से सूचित किया जाता है। इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कहानी समझ में आया? ये हम लोग क्या अभी बात कर रहे हैं कि ये जो दर्पण है ये किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग रहा होगा, किसी न किसी खोखला गोला रहा होगा ये चीज, उसी को तो हम लोग काट के बनाए हैं दर्पण। तो जो इसका खोखला गोला है, मान लेते हैं कि पूरा गोला जिस टाइम रहा होगा उस टाइम उसका जो केंद्र रहा होगा उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी कि डिफिनेशन यदि हम लोग साफ साफ सुंदर सा बनाए तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अच्छा, यदि गोला है केंद्र मान लिया तो वक्रता केंद्र पता चल गया। तो क्या गोला का तो त्रिज्या भी होता है ना, गोला का त्रिज्या भी होता है, तो क्या इसका भी त्रिज्या होगा? बिल्कुल। गोला का यदि ये त्रिज्या है r, तो इसको हम लोग त्रिज्या मान लेंगे। ये यदि त्रिज्या है r, यहां से यहां तक त्रिज्या होगा ना, तो ये जो त्रिज्या है गोला का त्रिज्या, यानी कि खोखले गोले, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता उसकी त्रिज्या को भी हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि खोखला गोला, सॉरी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। ये दोनों पॉइंट याद रखो, दो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा आपका। ये वक्रता केंद्र है, पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण
जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। ये लिखा हुआ है ना, हम लोग अभी देख रहे थे कि गोलिया दर्पण खोखले, ये गोलिया दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता था उसका कुछ न कुछ केंद्र होगा, सेंटर, उसी सेंटर को, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे 8 से सूचित किया जाता है, इसे 8 से सूचित किया जाता है। यानी कि खोखले गोलीय दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग रहा होगा और जिस खोखले गोले का एक भाग रहा होगा उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र और उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। इतना सिंपल सा डिफिनेशन था, आप इसको याद रखिएगा और अगले पेज पर जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, प्रधान अक्ष को समझते हैं क्या, डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में डायग्राम कंप्लीट तो सारा चीज कंप्लीट। ओह, ये मैंने क्या बना दिया। तो अभी हम लोग गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण पद पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले गोलीय दर्पण खींच लेते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण था क्या, किसी खोखले गोले का एक भाग। अभी हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बनाने के लिए उभरे हुए भाग को क्लिक कर देते हैं और परावर्तक सतह को कैसा बना देते हैं, धंसा हुआ। यानी कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका भाग ये परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसी को तो अवतल दर्पण कहते थे। तो अब क्या करते हैं, हम एक पॉइंट को परिभाषित करेंगे। तभी हम लोगों ने गोलीय दर्पण का ध्रुव देखा था। ध्रुव यानी कि ये जो परावर्तक सतह है, ये जो दर्पण बन रहा है, इसके बीचों बीच का बिंदु, यानी कि इसी को हम लोग ध्रुव कहते थे, पी। और अभी हम लोगों ने इसका वक्रता केंद्र को भी परिभाषित कर लिया था, लगभग यहाँ पर था वक्रता केंद्र। इन दोनों को हम लोग यदि मिला दें, यदि हम लोग इन दोनों को मिला दें इस प्रकार से इन दोनों को मिला दें, तो ये जो एक प्रकार का रेखा बन रहा है, इस रेखा को क्या कहेंगे, इसी रेखा को हम लोगों ने नाम रखा है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। कहानी समझ में आई। गोलीय दर्पण के ध्रुव और दूसरा चीज वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, क्या कहानी है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और दूसरा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। कितना सिंपल सा और प्यारा सा डेफिनेशन है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। कहाँ गया प्रधान अक्ष, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के ध्रुव, अभी तो हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, और वक्रता केंद्र यानी कि सी, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। डेफिनेशन याद रहेगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला डेफिनेशन फोकस, फोकस है, फोकस दूरी है। फोकस को समझते हैं, फोकस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने वक्रता, ये प्रधान अक्ष को समझ लिया, तो मिटा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया कि यही चीज है प्रधान अक्ष। हम लोगों ने सीख लिया कि ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष क्या है, पी और सी को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो दर्पण में परावर्तन का कुछ नियम होता है। यदि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात, यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। एक नियम है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष, इसको थोड़ा मोटा सा दिखा देते हैं, ये ग्रीन से, ये है प्रधान अक्ष हमारा, ठीक, ये प्रधान अक्ष है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ये देख रहे हैं समांतर आ रहा है ना, ये समांतर दर्पण पर आपतित होता है, तो ये एक बिंदु से होकर के गुजर जाती है, यानी कि प्रकाश, ये दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से होकर के गुजरेगी,
एक ही बिंदु से होकर के गुजरेगी। और भी ले लीजिए, ये भी वापस इसी बिंदु से होकर के गुजरेगी। और भी ले लेते हैं, ये भी वापस इसी बिंदु से होकर के गुजरेगी। और शॉर्टकट में बात करें, शॉर्टकट में हम लोग बोले तो ये अभी हो क्या रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, वापस से समझिए, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से गुजरती है। समझ पा रहे हैं? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चाहे कितना भी किरण काहे नहीं आए, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चाहे कितना भी किरण क्यों नहीं आए, वो सब के सब प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर कटती है या गुजरती है। उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। कहानी समझ में आया? प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। अब डिफिनीशन देखते हैं, लिखा हुआ क्या है समझते हैं हम थोड़ा सा। गोलीय दर्पण के प्रधान, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अभी हम लोगों ने डायग्राम में वही चीज देखा हुआ था। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, फोकस कहलाती है। अच्छा, अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण का एग्जांपल लिया था, तो मिलती हैं, और यदि उत्तल दर्पण होगा तो मिलती हुई प्रतीत होती है, बस एक पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के डेफिनेशन क्या बन गया कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, और उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के जिस एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। यदि इस प्रकार से हम लोग ये, अरे इतना पतला नहीं दिखेगा, इस प्रकार से ये हमारा है उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इसको हम लोगों ने बना लिया उत्तल दर्पण। अब इसका भी प्रधान अक्ष हो गया। अब इसके भी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इधर से जाएगी, ये इधर से आएंगी। अब इन दोनों को पीछे मिलाइए तो ये भी प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी इसी प्रकार से। और भी लेते हैं, ये भी इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि उत्तल दर्पण में जितना भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आएंगी तो सबके सब परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये नियम होता है, यही बाद में जाकर के नियम भी बन जाएगी। तो अब डेफिनेशन याद रखिएगा अब कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यही तो देख रहे थे डायग्राम में, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। अगला डेफिनेशन है हम लोगों का फोकस दूरी। फोकस दूरी अगला डेफिनेशन हम लोगों का, ये बहुत सिंपल सा है। फोकस दूरी, नाम से क्या पता चलता है, फोकस दूरी, यानी कि फोकस का दूरी होगा। लेकिन कहां से, तो दर्पण में याद रखिएगा, दर्पण में हम लोग हर एक दूरी, कोई भी दूरी ध्रुव से नापते हैं। यानी कि डायग्राम से समझें तो फोकस, हम लोग खुद एक नया डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण ले लिया हम लोगों ने। अवतल दर्पण का है, क्या उभरा हुआ बाकलाई किया गया है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। यहाँ पर यदि फोकस बिंदु है और यहाँ पर यदि ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी यदि ये जो है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। छोटा सा पॉइंट था फोकस दूरी, यानी कि फोकस की दूरी को, फोकस की दूरी तो ले लेंगे, लेकिन कहां से, तो सभी दूरियां हम लोग याद रखिएगा ध्रुव से नापते हैं। तो बोल देंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रहेगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। डायग्राम डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन में है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। इतना सिंपल सा डेफिनेशन याद हो जाएगा। एक और डेफिनेशन है द्वारक। ये द्वारक, अपेरचर, अपेरचर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण का वह भाग जहां प्रकाश की किरणें आपतित होती है द्वारक कहलाती है। अच्छा, नाम से समझते हैं, द्वारक लिखा हुआ, द्वारक।
हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। इस प्रकार की अवतल दर्पण है, इसका हम लोग द्वारक पता करेंगे। द्वारक नाम से क्या लगता है, ये द्वार, इसमें कौन लगा दी। द्वार का मतलब क्या होता है, द्वार, दरवाजा, गेट, समझ पा रहे आप। ये डोर है, डोर, दरवाजा, गेट, द्वार, जो भी बोलिए आप, यानी कि आने का रास्ता हुआ एक प्रकार का। हम लोग दरवाजा से क्या करते हैं, इन आउट, एंट्री एग्जिट होते हैं ना, तो यानी कि ये आने का एक प्रकार का रास्ता है, तभी तो इसका नाम द्वार रख दिया गया। यानी कि इस पे कोई चीजें आती होंगी, और दर्पण है तो दर्पण पे तो सन जाएगी नहीं, तो जाएगा क्या, प्रकाश जाती है ना, तो ये प्रकाश जाएंगी। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। द्वारक यानी कि द्वार, ये आने का रास्ता है, आने के लिए स्पेस है, जगह बनाया हुआ है। तो अब डेफिनेशन बनाएंगे कि दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जहां पे प्रकाश की किरण आती है, आती का है कि द्वार है, द्वार है तो एवे करेगी ना। तो डेफिनेशन हो जाएगा गोलीय दर्पण का वह भाग जहां पे प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, आती है, टकराती है, जिस जहां से होकर के आती है, इन्हीं सभी चीज को इधर से आएगी ना प्रकाश की किरण, दिख पा रही है। प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, इसी से पर आएगी। ये जो यहां से यहां तक वाला पार्ट हो गया, यहां से यहां तक वाला पार्ट, ये पार्ट जो हो गया, यही द्वारक है, क्योंकि यहीं से प्रकाश की किरणें आती है। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। गोलीय दर्पण का वह भाग जहां से प्रकाश की किरणें आती हैं, आती का है कि द्वार है, द्वार है तो ये करेगी ना। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जहां से प्रकाश की किरणें आती है, उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा हुआ, ये देखिए, गोलीय दर्पण का वह भाग जहां प्रकाश की किरणें आपतित होती है, आपतित होना का मतलब आती हैं, उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। और ये पेज को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिना स्क्रीनशॉट किए काम नहीं करना है। तरंग प्रकाश की प्रकाश, ये तो लगता है पिछला पेज आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो इसका हम लोगों को स्क्रीनशॉट करना था। हाँ ये चीज द्वारक। तभी हम लोगों ने गोलीय दर्पण संबंधित बहुत सारा महत्वपूर्ण पद पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे बार बार। इस वर्ड का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था, महत्वपूर्ण पद था, उसका हम लोग नाम बोल लेंगे और यूज करेंगे। तो इसको आप लोगों को रिपीट करके कॉपी पर नोट्स बना करके अच्छे से समझ लेना है। तो और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।